जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने 9th 10th में मैथ में कुछ इस प्रकार के फंक्शन पढ़े होंगे, जैसे आपने देखा होगा y इक्वल टू 3x प्लस 2, या फिर आपने देखा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ऐसे आपने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं। हम लोग आज इन्हीं फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और हमें ये क्या बताता है, आखिरकार हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये लाइन, ये जो फंक्शन लिखे गए हैं, ये क्या बताते हैं हमें। पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमें ये क्या बताते हैं, आखिर हमने इनको लिखा क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन समझेंगे। जब फंक्शन बनाना सीख जाएंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और ये भी बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाना सीखते हैं। ये सीखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये कोई भी एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर में यहाँ पे कोई भी एक चींटी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है, ये यहाँ पे चींटी है। अब ये चींटी इस वायर में यहाँ वहाँ मूव करेगी जहाँ भी उसको जाना होगा। तो हम लोग करते क्या हैं, इस वायर में नंबर लिख लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा फिर बाद में कि चींटी कहाँ पे है। अगर हमने नंबर नहीं बनाए तो कैसे पता चलेगा, कैसे बताएंगे हम लोग कि चींटी कहाँ पे है। इसलिए हम लोगों ने नंबर बना लिया। जैसे मान लीजिए कि चींटी यहाँ पे है तो हमने बना लिया कि यहाँ पे 0 नंबर है। फिर यहाँ पे हमने बना लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। फिर यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 12 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 13, 14, 15, 16। ऐसे करते करते बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। ये हमारी रस्सी यहीं तक है। फिर हमने उधर साइड भी नंबर ड्रॉ कर लिया, ये -1, -2, -3। ये हमारे पास एक रस्सी थी जिसमें यहाँ पे चींटी बैठी हुई है। अब हमें बाद में उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी क्योंकि वो चींटी यहाँ वहाँ मूव करेगी, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर बना लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि चींटी कैसे मूव कर रही है, किधर साइड जा रही है। तो जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो चींटी हमारी 0 पोजीशन में थी, मतलब जब t की वैल्यू 0 थी तो उस कंडीशन में जो पोजीशन थी वो 0 थी। पोजीशन को हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को t से। हमने जब स्टार्टिंग में देखा, ठीक है, तो पोजीशन उसकी 0 है। फिर हमने उसको 1 सेकंड बाद देखा, तो 1 सेकंड बाद हमें चींटी दिखती है एक पोजीशन पे, ठीक है, एक पे हमें दिखती है, यहाँ पे चींटी दिखती है मेरे को 1 सेकंड बाद। फिर हमने फिर से 1 सेकंड बाद देखा, मतलब जब हमारी घड़ी में 2 सेकंड हो गए थे तो हमने देखा। पहले 0 सेकंड में देखा तो चींटी 0 पे थी, जब हमने 1 सेकंड में देखा तो चींटी 1 पे थी। अब फिर से 1 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो 1 सेकंड बाद देखने पे फिर से चींटी कहाँ पे है, मान लेते हैं कि चींटी पहुँच गई है 4 पे, यहाँ पे आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 4। अब फिर हमने ये देखा, जब 1 सेकंड बाद फिर से हम लोग देख रहे हैं तो हमें ये पता चला कि चींटी मेरी 9 पे पहुंच गई है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो हमें ये पता चला कि चींटी 16 पे पहुंच चुकी है।
0 पे हमने देखा तो चींटी 0 पे है, 1 सेकंड में जो हमने देखा तो चींटी 1 पे है, फिर से 1 सेकंड बाद देखा, मतलब कि अगर शुरू से गिना जाए तो 2 सेकंड में हमने देखा तो चींटी 4 पे है, फिर शुरू से 3 सेकंड में अगर हम देखें तो चींटी 9 पे है, और जब चौथे सेकंड में हम लोग देखते हैं तो चींटी हमारी 16 पे पहुंच जाती है। तो देखिए पहले चींटी की रफ्तार कम रही होगी क्योंकि 1 सेकंड में चींटी 0 से 1 पहुंची है, फिर अगले वाले 1 सेकंड में चींटी 3 यूनिट आगे जा चुकी है, फिर 1 सेकंड बाद देखें तो चींटी 4 से 9 पहुंच चुकी है, मतलब 5 यूनिट उसने कवर कर लिया है। फिर जब 1 सेकंड बाद और देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि चींटी ने अच्छी खासी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। कितनी? 9 7 16, मतलब उसने 7 यूनिट कवर कर लिया है। चींटी की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड में उसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर अगले वाले में 3 यूनिट, फिर अगले वाले में 5 यूनिट, अगले वाले में 7 यूनिट। अगर हम लोग उस चींटी के मोशन को एक लाइन में बताना चाहें तो फिर उसके मोशन को कुछ ऐसे बताया जा सकता है कि उसकी जो पोजीशन है कुछ इस प्रकार रिलेट करती है टाइम से, t²। सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से हमें उस चींटी के मोशन के बारे में पता चल रहा है। जब t की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में s 0 निकल के आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो s 0 हो जाएगा। ये देखिए जब टाइम की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में s की वैल्यू भी 1 आएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यस 1 आया। फिर जब टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब हम लोग अगर शुरू से गिनना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में हमने देखा, ये तीसरा सेकंड और ये चौथा सेकंड। तो जब आप दूसरे सेकंड में देखेंगे तो उसकी पोजीशन 4 आ रही है। देखिए 2 रखिए आप यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब तीसरे सेकंड में आप देख रहे हैं तो 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। चौथे सेकंड में आपने देखा तो 16 आया, तो जब आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस चींटी के मोशन को हमने देखा और ये हमने एक सारणी बना ली, ठीक है, टेबल बना लिया हमने। अब इस टेबल को अगर अलग अलग टाइम पे ना दिखा के हम लोग इसको आसान बनाना चाहें, सिर्फ और सिर्फ चींटी के मोशन को एक लाइन में बताना चाहें तो वो इस लाइन से बताया जा सकता है कि पोजीशन और टाइम में कुछ ऐसा रिलेशन है, जो हमारी पोजीशन है वो टाइम के साथ कुछ इस प्रकार से रिलेट करती है। अब अगर आपको कोई भी टाइम दे दिया जाए, 20 सेकंड में हमें पूछा जाए कि 20वें सेकंड में चींटी कहाँ पे रहेगी, तो आसानी से आप 20 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कि चींटी हमारी कहाँ पे रहने वाली है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं फंक्शन, कि पोजीशन टाइम से कुछ इस प्रकार रिलेट कर रही है। तो चींटी के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी चींटी किस प्रकार मोशन कर रही है, उसकी पोजीशन किस प्रकार चेंज हो रही है। तो हमने पहली वाली चींटी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन आपको बता दी कि यस बराबर कैसा है, t² है। ये कौन सी चींटी है, तो पहली चींटी के लिए ये है। अब हम लोग एक दूसरी चींटी देख रहे हैं जो कि इसी वायर में है और उसकी हम लोग देखेंगे पोजीशन कि किस टाइम पे कहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो फिर इसको हटाइए आप, इसको हमने मिटा लिया, पहली चींटी हमारी अब मर गई है, उसको हटाइए, है ना। अब हम लोग दूसरी चींटी को देखने वाले हैं, वो भी इसी वायर में मोशन कर रही है। चलिए इस बार जो हमारी चींटी है वो सबसे पहले 1 पे है, मतलब जब t की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में हमारी पोजीशन है उस चींटी की 1। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा, मतलब हमारी घड़ी में जब 1 सेकंड हो गए थे तो हमने ये देखा कि चींटी 3 पे पहुंच चुकी। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा, मतलब हमारी घड़ी में अब टोटल कितने हो गए हैं, 2 सेकंड हो गए हैं।
तो उस कंडीशन में हमने देखा कि चींटी हमारी 5 पे पहुंच चुकी है। फिर से हमने 1 सेकंड बाद देखा तो चींटी हमारी अब 7 पे पहुंच चुकी है। 1 सेकंड बाद फिर हमने देखा तो चींटी हमारी 9 पे पहुंच चुकी है और आगे बढ़ता जाएगा। हमने अभी उसको 4 सेकंड तक ही देखा है कि चींटी कहाँ कहाँ जा रही है। जब हमने 0 सेकंड पे देखा है ना, स्टार्ट कर रहे हैं, तो चींटी 1 पे मिली मेरे को। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो चींटी मुझे 3 पे मिली। फिर हमने देखा 1 सेकंड बाद मतलब दूसरे सेकंड पे चींटी मुझे 5 पे मिली। फिर तीसरे सेकंड पे मुझे चींटी 7 पे मिली। फिर चौथे सेकंड पे चींटी मुझे 9 पे मिली। अब आप यहाँ पे देखिए कि चींटी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। पहले वाले सेकंड में चींटी ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर की थी। फिर अगले वाले सेकंड में चींटी ने फिर से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले वाले सेकंड में भी उसने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले वाले सेकंड में भी उसने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। ये 7 से 9, 5 से 7, 3 से 5, 1 से 3, हर बार उस चींटी ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है ना। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। हम लोग बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अभी हालांकि फंक्शन पे बात करते हैं हम लोग। तो इस चींटी के मोशन को अगर हमें एक लाइन में बताना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि इस बार जो चींटी की पोजीशन है टाइम के साथ इस प्रकार रिलेट करती है, 2t प्लस का 1। चींटी के मोशन को सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही लाइन में बताने की कोशिश की है और इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसी भी सेकंड पे चींटी किस पोजीशन पे होगी। और इसी चींटी के लिए ये वाली लाइन सही है। देखिए जब आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको s की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे आपने 0 रखा तो ये 0 हो गया, प्लस का 1 तो s की वैल्यू 1 आ गई। जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे, पहले हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3। जब यहाँ पे t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 तो ये 5 आ गया। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। तो इस चींटी के मोशन को हम लोग अलग अलग तरीके से ना बता के, बार बार कौन बताए कि पहले 0 सेकंड पे 1 पे है, फिर 1 सेकंड में 3 पे है, 2 सेकंड पे 5 पे है, ये सब कुछ ना बता के हम लोग एक ही लाइन में बताने की कोशिश करते हैं और वो कुछ ऐसा है, इसी को नाम दिया जाता है फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन। और ये दूसरी चींटी के लिए है। तो दूसरी चींटी के लिए हमारे पास कैसा फंक्शन आया, s इक्वल टू 2t प्लस का 1। फंक्शन हमें ये बताता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से किस प्रकार रिलेट करती है। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से किस प्रकार डिपेंड है वो हमें फंक्शन बताता है। जैसे पहली चींटी के लिए हमने देखा, हमें पहली चींटी के फंक्शन से ये पता चल रहा है कि टाइम के साथ उस चींटी की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। फिर यहाँ पे हमने देखा दूसरी चींटी है जो कि अपने हिसाब से चल रही है, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन आया। दूसरी चींटी के लिए ये वाला फंक्शन आ रहा है कि वो वाली चींटी टाइम के साथ, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन किस प्रकार चेंज कर रही है। तो ये हमें फंक्शन बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से किस प्रकार रिलेट करती है या फिर किस प्रकार डिपेंड करती है। अब यहाँ पे यस और टी ना लेके एक्स और वाई पे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई के साथ किस प्रकार चेंज हो रही है। ये हो गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन से हमें आसानी से पता चल पाएगा कि एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है और दूसरी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे अगर ये वाली वैल्यू आपको पता हो तो। जैसे मान लीजिए कि अभी हमसे किसी ने पूछा
कि बताओ 50 सेकंड बाद ये दूसरी वाली चींटी कहाँ पे होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, आसानी से बता सकते हैं। टी की वैल्यू हम लोग 50 रख देंगे तो 50 गुणे 2 करेंगे तो 100 और प्लस 1 करेंगे तो 101 आ जाएगा। मतलब ये वाली चींटी जो मोशन कर रही है 50 सेकंड बाद 101 पे रहेगी, यहाँ कहीं 101 आया होगा तो वहां पे रहेगी। ये होता है फंक्शन। अब आपको अलग अलग तरीके के फंक्शन मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, है ना। अब ये भी कोई ना कोई फंक्शन है जिसमें ये पता चल रहा है कि ये x वाली वैल्यू y के साथ किस प्रकार रिलेट करती है। ये सब कुछ फंक्शन हमें बताएगा। बहुत सारे आपको फंक्शन मिलेंगे, हम लोग उनकी धीरे धीरे बात करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट और लॉग मिलेगा आपको, e की पावर x मिलेगा, बहुत कुछ धीरे धीरे मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या बताता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से किस प्रकार डिपेंडेंट है, किस प्रकार चेंज हो रही है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको डिफरेंशिएशन तक लेके जाने वाला हूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और वो हमें क्या बताता है। हमने पहले वाली चींटी के मोशन को इस प्रकार बताया है और दूसरी वाली चींटी के मोशन को कुछ इस प्रकार बताया हुआ है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है। हमने S और T के बीच मान लीजिए ग्राफ बनाया, ये इधर साइड T है और इधर साइड S है। तो अगर मैं इस वाली चींटी का ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे ना। जब आप 0 रखेंगे तो S की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब आप 1 रखेंगे तो S की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो S की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आप लोग बनाना सीख गए होंगे ना, 10th 9th में यही तो पढ़ा है आपने। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर इस वाली चींटी का ग्राफ प्लॉट किया जाए, मतलब उसके मोशन का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ऐसा मिलेगा कुछ हमें। इधर साइड T है मान लेते हैं, इधर साइड S, तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये पहली वाली चींटी के मोशन को ग्राफ को बताता है और ये दूसरी वाली चींटी के मोशन के ग्राफ को बताता है। अब देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट कुछ ऐसा ही रहेगा, ये। अब ये टेंजेंट, ये वाला जो टेंजेंट है, सीधी लाइन जाएगी ना, अब ये वाली लाइन, ये हमने टेंजेंट बनाया है, ये वाली लाइन इस T से जो भी एंगल बनाएगी उसका अगर हम लोग tan निकाल दें तो ये बन जाएगा स्लोप। इस वाले डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है कि इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे, ये टेंजेंट हुआ। तो ये वाली लाइन इस T के साथ जो भी एंगल बनाए, मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर मैं इसका tan निकाल लूँ, tan थीटा निकाल लूँ, तो ये बताएगा मुझे स्लोप इस पॉइंट का। अब अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप पता करना चाहूँ तो फिर से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये एक टेंजेंट मेरा ऐसे निकल के आ जाएगा और यहाँ पे ये रहेगा, कुछ दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अल्फा आ गया है। इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा। ये हो जाएगा मेरा उस पॉइंट के लिए स्लोप। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट के लिए आप स्लोप निकालना चाहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये थीटा आया, हमने ये tan थीटा कर दिया, ये स्लोप बता रहा है। अगर मुझे
इस वाली लाइन के इस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, तो फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे थीटा ही आएगा। यहाँ पे आपको निकालना है तो यहाँ पे फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही वाली लाइन मिलेगी, उसके लिए जो स्लोप आएगा वो भी tan थीटा ही रहेगा। कुल मिला के अगर मैं इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालता हूं तो वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट आ रहा है हर बार, tan थीटा ही आ रहा है। लेकिन अगर आप इस वाली ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग अलग आ रही है। यहाँ पे हर जगह से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे थीटा आएगा, या आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये थीटा आएगा, हर बार tan थीटा ही आ रहा है स्लोप। लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है उसको एक बार और समझ लेते हैं। चलिए तो फिर समझ लिया जाए, कैसे समझेंगे इसको। ये मेरा t है और ये मेरा s है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ऐसे ऐसे, यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। मुझे इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है, इस पॉइंट पे स्लोप, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये हमें टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। ये टेंजेंट t के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए एंगल थीटा बना, तो यहाँ पे मैं अगर tan थीटा करूँ तो tan थीटा बताएगा इस पॉइंट पे स्लोप। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे पता करना चाहता हूँ तो फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और ये बताएगा मुझे स्लोप। अगर यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा tan अल्फा, ये बताएगा मुझे स्लोप। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के साथ जो एंगल बन रहा था वो थीटा है, इस पॉइंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये और ये थोड़ा सा एंगल, ये अल्फा जो है वो थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये थीटा 30 है तो ये हो सकता है 35 आ जाए, 40 आ जाए, कुछ भी। अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, हमें स्लोप पता करना है तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये अब और चेंज हो गया है, ये थीटा था, ये अल्फा है, ये दूसरा आ जाएगा मेरा। मान लेते हैं कि यहाँ पे बीटा आ गया है, तो ये आ गया मेरा tan बीटा, और ये स्लोप बता रहा है किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। पहले वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में हर एक पॉइंट पर स्लोप फिक्स है और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले ग्राफ के लिए हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है और मुझे उसको निकालना है। अब हर एक पॉइंट पे निकालना तो मुश्किल है, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे। जो डिफरेंशिएशन रहता है वो भी स्लोप ही बताता है। हम लोग अब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। रीजन पता चला क्यों? रीजन ये है कि अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है मुझे तो आसानी से मैं स्लोप निकाल सकता हूं इस वाली ग्राफ के लिए किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर इस ग्राफ के लिए अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगा। अब ऐसा तो नॉर्मली करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाने से स्लोप निकालना थोड़ा सा आसान पड़ जाने वाला है। तो चलिए अब हम लोग और इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन सीखते हैं कि क्या होता है, जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बना था मेरा ग्राफ, कुछ ऐसा बना था। हम लोग अब इनको हटाते हैं, अब तो समझ में आ गया है। इनको हटा के हम लोग x और y पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि s और t हमने मान लिया समझाने के लिए, वेरिएबल मान के चलते हैं। एक हमने y ले लिया, एक x ले लिया। ये हमारा ये जो y है ये फंक्शन है x का। अब यहाँ पे fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने देखा पहला वाला जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है। इस ग्राफ के लिए मुझे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है, तो मैं करूँगा क्या, tan थीटा निकालूंगा। जैसे हमने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर ली, अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊँ तो वो जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे आएगा।
क्योंकि ये इसको मैं एक्स अक्ष मान सकता हूँ, एक्स ये और ये। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप पता करनी है, तो मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। ए पॉइंट पे स्लोप पता करनी है। इसका पोजीशन हम लोग मान रहे हैं कि x1 y1 है। इसका पोजीशन क्या है? x1 y1। और b का पोजीशन है x2 y2। हमें tan थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो हमने किया क्या, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है इसलिए हम लोग tan थीटा लगा रहे हैं, और tan थीटा ही स्लोप बताएगा। मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप इक्वल टू हुआ tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे c लिखूं तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए, इसका जो पोजीशन है वो है x2 by2 और इस A पॉइंट का पोजीशन है x1 by1। by2 है, मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है टोटल by2। ये पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस by2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, by1 हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां की डिस्टेंस वही यहां पे हो जाएगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई मेरी by1। ये डिस्टेंस by1, ये डिस्टेंस by2। मुझे ये पता करनी है, तो ये वाली हो जाएगी by2 माइनस by1। ये हो गया मेरा by2 माइनस by1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस AC। AC क्या हो जाएगी, ये टोटल है x2। ये देखिए x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1। पोजीशन देखिए x1 है। मुझे AC की वैल्यू चाहिए, तो x2 में x1 आप निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका BC। x2 माइनस का x1 कर दीजिए आप, ये आ गया आपका AC। इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि डेल y अपॉन डेल x, या फिर आप इसको ही लिखा रहने दीजिए। तो ये स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या निकल के आया मुझे इस पॉइंट का, डेल y अपॉन डेल x निकल के आया। और ये किसी भी पॉइंट के लिए सही है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लेंगे स्लोप उतना ही आएगा, और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे स्लोप पता करना है तो आपको एक दूसरा पॉइंट और लेना पड़ेगा। इस पॉइंट के निर्देशांक पता होने चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरे वाले पॉइंट की पोजीशन पता होनी चाहिए। आप by2 माइनस by1 कर दीजिए अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे स्लोप कितना है। और वो जो पॉइंट पे स्लोप है वही पूरे लाइन पे स्लोप है, इसलिए आपको पूरे लाइन का स्लोप पता चल गया। अब हम लोग दूसरे वाले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा अटपटा सा था। इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्राफ मेरा कुछ ऐसे था, एक ये, दूसरा ये, इधर साइड था x, इधर साइड था y, और ये जो मेरा ग्राफ था वो कुछ ऐसे था। अजीब हो गया थोड़ा सा। ये बड़ा अजीब आ रहा है, कैसे बनाया जाए इसको। ये ठीक है, समझ जाइए। ये भी सही है, लेकिन इस बार सही आएगा ना। ये डिस्टर्ब आ गया, चलो ये ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप पता करना है, ये बनाओगे थीटा अलग आएगा। यहाँ पे पता करना है, ये बनाओगे थीटा अलग आएगा। यहाँ पता करना है, ये बनाओगे थीटा अलग आएगा। हर बार स्लोप अलग अलग आएगा। अभी तक हमने इतना सीख लिया है। मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप पता करनी है। तो इस पॉइंट पे स्लोप पता करने के लिए इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन है x1 y1, है ना, इसके निर्देशांक है x1 y1। दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा एक ठो। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया जो कि है B, और ये इसकी पोजीशन है x2 y2।
चलिए भाई अच्छा है, मान लिया हमने। अब देखिए, अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे करूं, यहाँ पे ऐसे करूं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ए बी लाइन है, ये हमने ए बी जो बनाई है, नीले कलर से बनाई है, ये ए बी लाइन का स्लोप हमें पता चलेगा अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो, ठीक है। और ये जो ए बी लाइन है, ए पॉइंट पे टेंजेंट थोड़ी है। अगर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालें तो बताएगा इस पॉइंट पे स्लोप, ठीक है। टेंजेंट बताता है स्लोप। अभी ये जो हमने ए बी ड्रॉ किया है, ये तो इस कर्व को काट रहा है, मतलब ये ए बी लाइन का अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो ये स्लोप नहीं बताने वाला। मैं इसके लिए करता क्या हूं, इस बी पॉइंट को इस ए के बहुत पास लाता हूं। इस बी पॉइंट को मैं कहीं यहां पे लाता हूं। ये डायग्राम मैं अब मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस बी पॉइंट को यहां पे ला लूं, देखिए कैसे, यहां पे ला लूं। अब देखिए, अब मेरा काम बन जाएगा। यहां पे अगर मैं मिलाऊंगा तो ये स्पर्श रेखा कहला जाएगी, टेंजेंट कहला जाएगा इस पॉइंट के लिए, ऐसे लाइन। ये ए बी जो बनाएगा अब, वो ए बी टेंजेंट कहला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। बड़ा करके इसको मैं बनाता हूँ। देखिए, ये वाला मेरा कर्व था ऐसे। अभी हमने ए पॉइंट यहाँ पे लिया था, बी पॉइंट यहाँ पे लिया था, इसको यहाँ से मिलाया, तो ये वाली जो लाइन है ये इस कर्व को काट रही है, टेंजेंट नहीं है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, ऐसे खींचा जाए, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बताएगा स्लोप टेन थीटा, ये वाली लाइन नहीं। तो इस बी पॉइंट को मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे ला लेता हूँ। इस बी पॉइंट को मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। अब थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ला लिया, तो ये जो स्पर्श रेखा रहेगी, टेंजेंट रहेगी, वो ऐसे रहेगी। और यहाँ पे ये लेंथ मैं पता कर सकता हूँ, ये लेंथ पता कर सकता हूँ। तो ये डिवाइड बाय ये कर देंगे तो स्लोप पता चल जाएगा, टेन थीटा पता चल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो हमने किया क्या, बी पॉइंट को बहुत पास ला दिया है। अब देखिए, बी पॉइंट की पोजीशन है, मान लेते हैं x2 और y2। इसको हटाइए आप। ये बी पॉइंट की पोजीशन x2 y2 और ए पॉइंट की पोजीशन x1 y1। अब हमें स्लोप पता करना है, तो स्लोप आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। जैसे ये है, ये है, ये हमने इसको बड़ा करके बना दिया। ये ए है, बी है, ये सी है मान लेते हैं यहाँ पे, और ये थीटा बन रहा है। अब यहाँ पे टेन थीटा निकाला जाए तो ये स्लोप बता देगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ डिवाइड बाई ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, क्योंकि b की पोजीशन है x2 y2 और a की पोजीशन है x1 y1। तो ये bc कैसे निकल के आ जाएगी, y2 माइनस y1, और ac निकालना है तो ये x2 माइनस x1। अभी हमने इसको देखा था। अब देखिए, हमने b पॉइंट को a के बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है। ये जो मेरा b पॉइंट है ये लगभग किधर साइड कर जा रहा है, पूरा का पूरा a के पास ही पहुंच चुका है। a के जस्ट बगल में ही है b पॉइंट। हमने वो तो दिखाने के लिए बनाया है दूर। ये जो b पॉइंट है जस्ट a के पास ही है। तो देखिए, जब ये b पॉइंट जस्ट a के पास ही पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में मेरी ये वाली वैल्यू बहुत छोटी आएगी और ये वाली वैल्यू भी बहुत छोटी आएगी। पहले देखिए, ये था, ये था, ये था, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये लेंथ है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, बी पॉइंट को यहाँ पे कर दिया हूँ, तो ये लेंथ, ये लेंथ। अब देखिए दोनों घट गई, ये बची, ये बची। अब इसको और छोटा कर दीजिए आप। ट्रायंगल जितना छोटा होगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। कुल मिला के अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल वाई से, बटे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल एक्स से। अब ये जो डेल वाई की वैल्यू है ये कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। ये जो हम लोग लेंथ बनाते हैं ये बहुत छोटा कर रहे हैं ना, बी पॉइंट को
बहुत पास ला रहे हैं। तो डेल वाई जो है मेरा वो 0 की तरफ जाएगा और डेल एक्स भी मेरा 0 की तरफ जाएगा, और ये दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब लगभग 0/0, 0 नहीं है लेकिन लगभग 0/0। और इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 0/0, अब यहाँ पे जो नंबर है मान लेते हैं 15-20 ठो आप 0 लगाइए, उसके बाद 1 कर दीजिए, बटे ऐसे यहाँ पे कीजिए, 25-30 ठो 0 लगाइए, फिर 2, 5, 8 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी रहने वाला है। जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हम लोग इसको डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर डिवाइड भी कर लिए तो कितनी बार करेंगे। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे बार बार डिवाइड थोड़ी करते रहेंगे। तो हमने किया क्या, इस डेल वाई को डी वाई लिखा और इस डेल एक्स को डी एक्स लिखा। कुल मिला के हमने इस डेल वाई अपॉन डेल एक्स को कुछ इस प्रकार लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने ये देखा कि डेल वाई 0 की तरफ जा रहा है और डेल एक्स भी 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने डेल वाई को डी वाई लिखा और डेल एक्स को डी एक्स लिखा। ये जो डेल वाई है वो बहुत छोटा है और ये डी वाई जो है बहुत छोटा है और डी एक्स जो है वो भी बहुत छोटा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने किया और यही बताता है मुझे टेन थीटा। हम लोग टेन थीटा के बराबर चल रहे थे और टेन थीटा ही क्या बताता है, स्लोप बताता है। ये क्या बताता है मुझे, स्लोप बताता है। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स कर दूं, तो आसानी से किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाला जा सकता है। अब ये निकालने के लिए मेरे पास अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम लोग लिखेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बस। डेल वाई डेल एक्स दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए हमने उनको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और जिससे हमें गुणा भाग ना करना पड़े। और गुणा भाग करने की बजाय हम लोगों ने इसको अलग तरीके से सॉल्व करना सीखा है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और उन्हीं के फॉर्मूलाज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको उन फार्मूलों को डिराइव नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। डिराइव वगैरह करना है तो आप लोग मैथ में करेंगे फिर उसको। ये इतना आ गया मेरा। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि चेंज, लिख लेते हैं हम लोग कहीं पे, जैसे मेरा डी वाई बाय डी एक्स आ गया है, तो ये हमें ये बताता है, क्या बता रहा है ये मुझे, कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में किस प्रकार का चेंज आ रहा है एक्स के रिलेटिव में, एक्स के साथ वाई हमारा किस प्रकार चेंज हो रहा है वो बताता है हमें डी वाई बाय डी एक्स। और ये क्या है, टेन थीटा है, और टेन थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो ये जो डी वाई बाय डी एक्स है ये किसी पॉइंट पर स्लोप को बताता है, और इसका मतलब ये है कि वाई में किस प्रकार का चेंज हो रहा है एक्स के साथ। अभी हम लोग अब फॉर्मूले याद करेंगे, कुछ फार्मूले लिखेंगे, उनको याद करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपसे और बेहतर तरीके से बनने वाला है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। तो वैसे अभी तक हमने क्या सीखा है कि फंक्शन क्या होता है। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो किस प्रकार डिपेंडेंट है वो हमें उस फंक्शन से पता चल जाता है। अब अगर उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए और अगर हमें टेंजेंट निकालना हो तो फिर कई बार होता क्या है कि टेंजेंट जो होता है वो हर एक पॉइंट के लिए सेम आता है, तो वो तो निकालना आसान होता है, लेकिन कई बार हर एक पॉइंट के लिए टेंजेंट अलग अलग हो जाता है, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और वो कैसे आया वो अभी हमने आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले यूज करेंगे।
डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एक जगह और आता है जब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा पता चलने वाला है ना, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वहां पे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग फार्मूले पे बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। कैसा है? e की पावर x है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, dy बाय dx निकालता हूँ, तो ये e की पावर x ही आ जाएगा। ये पहला फार्मूला हो गया। फिर अगर मेरे पास दूसरा फार्मूला है, इसको हम लोग लाइन से लिखते हैं ना, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा e की पावर x ही। अगर मेरे पास y इक्वल टू लिखा गया है x की पावर n, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे चला जाएगा और x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। जब y बराबर कितना लिखा गया हो, y बराबर लिखा गया हो log x, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन करने पे आ जाता है 1/x। y इक्वल टू अगर sin x लिखा गया है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। y बराबर अगर लिखा गया है cos x तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x। अगर y बराबर लिखा गया है आपको 10x, तो उस कंडीशन में आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 का sec स्क्वायर x। कॉट का हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, y बराबर अगर कॉट x है तो इसका हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। dy बाई dx हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। अब हम लोग और फॉर्मूले देख लें, जैसे साइन कॉस टेन कॉट। अब y बराबर सेक लिखा गया है तो सेक का फॉर्मूला हो जाता है dy बाई dx। जब हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाता है सेक x 10x। लास्ट फार्मूला है कॉसेक x के लिए। तो कॉसेक x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो वो हो जाएगा मेरे पास माइनस का कॉसेक x कॉट x। ये होता है इतने सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के लिए। अलग अलग फंक्शन अगर अलग अलग हों तो फिर उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग आएगा। एक फार्मूला और है, जैसे y इक्वल टू लिखा गया है आपको a की पावर x, तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है a की पावर x और डॉट में log e a। ठीक है, a की पावर अगर x है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x डॉट में log e a। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आपको घर से ही प्रैक्टिस करनी है इसकी। जैसे मान लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर 3 का। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं करूँगा क्या, dy बाई dx करूँगा। और ये क्या होता है, तो d अपॉन ये x लिखिए आप, और यहाँ पे लिखिए क्या, x क्यूब। अब देखिए अगर y की जगह x की पावर n हो तो फिर उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब ये वाला 3 आगे चला जाएगा, n आगे चला गया और x की घात में 1 कम हो जाएगी, तो 1 कम हो जाएगी मतलब 3 में 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास जैसे है मान लीजिए रूट का x। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट का x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, dy बाई dx निकालेंगे। यही तो है डिफरेंशिएशन। अब y की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो d अपॉन dx हो गया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट का x। अब देखिए हमारे पास रूट x के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है x की पावर n का। अगर हम लोग ऐसा कन्वर्ट कर पाएँ तो फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो रूट x को हम लोग लिखेंगे x की पावर 1/2, तो d अपॉन डी एक्स ये हो गया और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2। अब आप 1/2 को आगे कर लेंगे क्योंकि n आगे आ जाया करता है और x की पावर में 1 कम हो जाती है। तो हमने 1/2 को आगे कर लिया और x की घात को हमने यहाँ पे किया 1/2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 लिखा रहेगा और x की घात 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, कोई भी y इक्वल टू क्या लिखा हो, कांस्टेंट लिखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स प्लस का 2 log x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो वही करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो d अपॉन ये dx ये हो गया और y की वैल्यू ये पूरी पुट करेंगे x³ माइनस का साइन x प्लस का 2 log x, ये हमने पुट किया। अब देखिए dy बाई डी एक्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लिखा गया है और फिर कोष्टक में ये है। तो मैं करता क्या हूँ, d अपॉन डी एक्स को इसके साथ भी लगाता हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये एक ऑपरेशन होता है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको ऑपरेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तोड़ लेंगे, d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा और x की पावर 3, फिर माइनस करेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन x, माइनस को हमने बाहर कर दिया तो d अपॉन डी एक्स साइन x हो गया। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा d अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा 2 log का x। अब होगा क्या यहाँ पे देखिए, तो d अपॉन डी एक्स ये लिखा रहने दीजिए, x की पावर n को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आगे चला जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1, फिर ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। साइन x को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस x आ जाता है ये, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया मेरा कॉस x, फिर प्लस 2 log x लिखा गया है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कोई नंबर मिले आपको और उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा गया है तो उस नंबर को आप आगे कर देंगे। हमने 2 को आगे कर दिया और d अपॉन डी एक्स लॉग x लिखा रहने दिया। अब थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x² माइनस का ये हो जाएगा cos x और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा और log x को डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो 1 अपॉन x आता है, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 1 अपॉन x और यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग जो अब क्वेश्चन देखेंगे उसमें 2 फंक्शन रहेंगे और वो दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है y इक्वल टू आ जाता है साइन x इंटू लॉग x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन x को आप डिफ्रेंशिएट कर देते, फिर प्लस लॉग x को डिफ्रेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पे डॉट है। तो जब डॉट रहे तो आपको एक नया फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा y है और इसके साथ यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, एक है u और दूसरा है v, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, फंक्शन है।
तो जब हम लोग dy बाय dx निकालेंगे तो एक को छोड़ देना है। मान लीजिए कि हमने u को छोड़ दिया, तो अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, dv अपॉन dx करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस बार दूसरे को छोड़ देंगे, अभी हमने v को पकड़ा था, अब v को छोड़ देंगे तो v बाहर चला जाएगा और du अपॉन dx आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। एक फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को छोड़ना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे करें, dy बाय dx निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, एक को छोड़ना है। हमने मान लीजिए कि साइन को छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को हमने छोड़ दिया तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx और ये हो जाएगा मेरा log x। फिर प्लस हम लोग करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा log x बाहर, तो ये हो गया log x और यहाँ पे हम लोग करेंगे d अपॉन dx, क्या करेंगे d अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगा मेरा sin x। पहली बार हमने साइन को बाहर किया तो log को अंदर किया, इस बार log को बाहर किया तो साइन को अंदर किया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको सॉल्व, तो sin x ये हो जाएगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x, फिर प्लस log x लिखा रहने दीजिए और sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये हो गया मेरा cos x। इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे u मल्टीप्लाई भी ना देके u डिवाइड बाय भी दे दे, तो ये मेरा एक फार्मूला था, अभी ये दूसरा फार्मूला है, इसको हम लोग लिख लेंगे। अभी ये जो मेरा मान लेते हैं बाई है वो u डिवाइड बाय भी है, u ऊपर साइड लिखा गया है और भी नीचे साइड लिखा गया है। मुझे dy बाय dx निकालना है, तो इस बार हम लोग करेंगे क्या, नीचे वाले को ऊपर साइड लेके जाएंगे, तो हमने ये किया, नीचे वाले को सबसे पहले लिखा, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx करेंगे, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर करेंगे तो हमने ये ऊपर वाले को बाहर कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास फार्मूला। अभी कहाँ, अभी डिवाइड बाय करेंगे v का स्क्वायर, जो भी नीचे साइड लिखा हो उसका स्क्वायर। अगर आपको ये फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू यू अपॉन भी, तो v को ऊपर साइड करना है, नीचे वाले को ऊपर साइड, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, बात खत्म। इसको आगे पीछे नहीं कर देना है क्योंकि माइनस लिखा हुआ है कि आप आगे इसको कर दें, फिर इसको डिफरेंशिएट करें, फिर माइनस लगाएं, इसको लिखें, फिर डिफरेंशिएट करें, ऐसा नहीं। हमें सबसे पहले नीचे वाले को ही बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर माइनस का हेर फेर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लें हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y इक्वल टू लिखा गया है, क्या मान लिया जाए, e की पावर x अपॉन साइन x मान लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो हमें dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, नीचे वाले को बाहर भेजना है तो साइन x को हमने बाहर भेज दिया। अब e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो d अपॉन dx और e की पावर x, फिर माइनस का फार्मूला लगाना है, मतलब माइनस लिखना है और u को बाहर करना है। u क्या है मेरा, e की पावर x है, तो e की पावर x को बाहर कर दिया इस बार, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है तो d अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगा साइन x अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे क्या था साइन, तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, बस आंसर आ गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। साइन x ये है, e की पावर x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वही आ जाएगा, ये हमने वही लिख दिया, फिर माइनस ये आ जाएगा e की पावर x, तो यहाँ पे लिखा ही गया है। अब अगर साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, अपॉन में करेंगे तो साइन x का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
एक लास्ट लॉजिक है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फिर जल्दी से। हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, दूसरा कुछ करना है। हमें ये पता करना है कि y की वैल्यू, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, और ये भी पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम होगी और किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नॉर्मल तरीके से हम लोग समझें तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा x है और ये मेरा y है। अगर मैं यहाँ पे x और y में रिलेशन निकाल के ग्राफ प्लॉट करूं तो फिर मुझे हो सकता है कुछ ऐसा कर मिले, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा हम लोगों को कर्व, क्योंकि यहाँ पे माइनस पड़ जाता है ना। अगर प्लस पड़ता तो ये सीधा चला जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए नीचे भी आएगा कहीं ना कहीं से। इतना हमने देखा। हमें ये पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए y का मान मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू के लिए y का मान मिनिमम होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे, y की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम तब होती है, y की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम तब होती है जब dy बाय dx 0 आ जाए। y की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम तब होगी जब dy बाय dx कितना आ जाए, 0 आ जाए। इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे। dy बाय dx हमें स्लोप बताता है, dy बाय dx हमें स्लोप बताता है, और स्लोप क्या आ गया है, 0 आ गया है। जिस कंडीशन में स्लोप 0 होगा उस कंडीशन में y का मान या तो मैक्सिमम होगा या फिर y का मान मिनिमम होगा। देखिए कैसे, स्लोप 0 है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग टेंजेंट बनाए वो इस x एक्सिस के पैरेलल हो। वही हुआ ना, देखिए जैसे ये वाली x है, x अक्ष है हमारी। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा बनेगा और यहाँ पे tan थीटा बताएगा स्लोप। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये वाली लाइन x अक्ष के साथ 0 एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। अब देखिए किस पॉइंट के लिए टेंजेंट 0 होगा, मतलब स्लोप 0 होगा। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे बनेगा, इसका स्लोप 0 थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊं तो ये मैं एक टेंजेंट हमने ऐसे बनाया, इसका भी स्लोप 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगा, ये टेंजेंट ऐसे जाएगा। अब ये टेंजेंट जो है x के पैरेलल है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है। और ध्यान से देखिए आप, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम है। देखिए y ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, यहाँ के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू रही होगी उस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम। अब हमें मिनिमम भी पता करना है, तो मिनिमम पे भी dy बाय dx 0 होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करूं तो ये मेरा जो स्लोप रहेगा वो ऐसे जाएगा, ये मेरा जो स्लोप रहेगा ऐसे जाएगा।
और यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है, y की वैल्यू मिनिमम है, ये धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते कम होते यहाँ तक आ गया। तो y जिस कंडीशन में मैक्सिमम में होता है या फिर y जिस कंडीशन में मिनिमम में होता है, उस कंडीशन में उसका जो टेंजेंट होगा, उसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। ये हमने अभी देखा कि यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इसका स्लोप 0 होगा, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 का मतलब dy बाई dx 0 होगा, और ये तब होगा जब y मैक्सिमम होगा या फिर y मिनिमम होगा। अब किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, वो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। हम लोगों ने dy बाई dx निकाला, फिर हम लोग निकालेंगे d2y बाई dx, 2 dy बाई dx निकालते बन जाएगा आपसे, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है तो ये आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस x की वैल्यू के लिए यहाँ पे मिनिमा बनने वाला है। और अगर x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो उस x की वैल्यू के लिए वो वाला जो पॉइंट रहेगा वो मैक्सिमा देगा। हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा समझ में। ये हमें फंक्शन दिया गया है, ये पता करना है कि y की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू के लिए y मिनिमम होगा। तो y मैक्सिमम या फिर मिनिमम तब होता है जब dy बाई dx 0 हो जाए। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और ये भी निकालेंगे, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हमारा जो आंसर है वो प्लस आता है, मतलब उस x की वैल्यू के लिए वहाँ पे मिनिमा बनने वाला है, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस x की वैल्यू के लिए उस पॉइंट पे मैक्सिमा बनने वाला है। हम लोग वही पता करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है, हमें ये पता करना है कि x की इस वैल्यू के लिए y का मान मैक्सिमम है या फिर किस वैल्यू के लिए y का मान मिनिमम है। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए फिर जल्दी जल्दी। मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो dy बाई dx 0 कर दो। चलो उसका dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx कैसे निकालेगा, d अपॉन dx, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे x³ माइनस का 3x² प्लस का 6, इतना हुआ। और इसको 0 करना है ना, dy बाई dx 0 करना है। चलो इसको करो तो 3 बाहर आ जाएगा, 3x² ये आया, माइनस का जब हम लोग 3 बाहर कर देंगे और 2 बाहर आएगा तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का, और जब हम लोग इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। लिख ही लेते हैं हम लोग, d अपॉन dx, और यहाँ पे आ जाएगा x³, फिर माइनस d अपॉन dx, और यहाँ पे आ जाएगा 3x², फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस d अपॉन dx, और ये आ जाएगा 6, ये बराबर हो गया 0 के। ठीक है, चलो इसको करो सॉल्व, तो 3x² आ गया, 3 आगे और x की घात 2, फिर ये माइनस हुआ, 3 में बाहर करूंगा तो ये 3 हो गया। अब 2 का डिफरेंशिएशन जब होगा x की पावर 2 का, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो 6, और यहाँ पे x बचेगा, प्लस जब 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 कांस्टेंट है, ये 0 आ गया मेरा, ये 0 हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस का 6x इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, 3x को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस का 2 बचा, ये बराबर हो गया 0। ठीक है, मतलब 3x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 इधर साइड चला गया, और यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब हमें ये पता करना है कि x की 0 वैल्यू के लिए y मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम, और उसी तरह x बराबर 2 के लिए मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो x की वैल्यू तो पता चल गई मुझे, एक 0 है और दूसरी प्लस का 2 है। कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम, वो पता करना है। तो dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx हमने निकाल लिया था ना, निकाल लेते हैं फिर से। dy बाई dx कितना था, 3x² माइनस का 6x,
जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो इतना आया था 3x² माइनस का 6x। ठीक है, अब हमें फिर से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, d2 बाय dx2 निकालना है। तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो, तो हमने कर दिया d2 अपॉन dx2। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3 लिखा है आगे, 2 फिर से आ गया तो 3 दूनी 6x हो गया। 3 लिखा है, 2 आगे आ गया तो 3 गुणे 2, और यहाँ पे x की घात 2 माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और x की घात 1, 2 माइनस 1 तो 1, ये 6x आ गया। फिर यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 और x की घात 1 है तो 1 आगे चली गई, x की घात 1 है, 1 आगे चला गया और x की घात 1 माइनस 1 हो गया। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे मुझे 1 गुणे x की घात 0 मिलेगी। x की घात 0 की वैल्यू 1, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोई भी अगर नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, उसके ऊपर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ना कि 0। ठीक है, चलो इतना आ गया d2 बाय dx2 की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, अगर हम लोग इफ x इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, d2 बाय dx2 की वैल्यू। हमने x की जगह 0 पुट किया तो हमने यहाँ पे 0 लिखा तो 6 गुणे 0 माइनस का 6, ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ जाएगा माइनस का 6। d2 बाय dx2 की वैल्यू माइनस में आ गई है। कब माइनस में आई है, जब हमने x की वैल्यू 0 लिखी है। कुल मिला के x की 0 वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा। तो x बराबर 0 के लिए y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरे वाले पे हम लोग चेक कर लें, वहां पे मिनिमम ही आएगा। चेक करने में क्या जाता है, इफ x इक्वल टू 2, तो फिर d2 बाय dx2 अगर करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा मेरा 6 गुणे 2, यहाँ पे पुट कीजिए तो 2 माइनस का 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए 6, और ये पॉजिटिव आया है। d2 बाय dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मिनिमा बनने वाला है। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पे मिनिमा बनेगा, y का क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। और आप यहाँ से रख के चेक भी कर सकते हैं। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मैक्सिमम निकल के आएगी, ठीक है। और अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको मिनिमम निकल के आएगी। लेकिन 0 और 2 के अलावा आप कुछ भी रखते हैं तो वो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आपने x की जगह x बराबर 0 रखा, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 8, ठीक है। अब x बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 3, क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो फिर अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूं इसके अलावा, 0 और 2 के अलावा, तो जो y की वैल्यू रहेगी वो 8 और 3 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि x बराबर 2 के लिए y की वैल्यू सबसे कम है और वो है 3, और x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू सबसे अधिक है और वो है 8। बाकी x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें यहाँ पे, y की वैल्यू जो रहेगी वो बीच में ही आएगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।